नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ में आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको हर बार एक अलग शख्सियत से रूबरू कराते हैं, अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने विधा में जिन्होंने महारत हासिल की है, जिन्होंने अपनी उस विधा के लिए जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। आज भी एक ऐसी ही शख्सियत को लेकर के हम आपसे मुखातिब हैं, और वो शख्सियत हैं उस विधा की जिस विधा से जिंदगी है, जिस विधा से धरा है, जिस विधा से वसुंधरा है। हम बात कर रहे हैं संगीत की, क्योंकि संगीत सब कुछ है और संगीत हर कहीं है। वो एक भी जीवन का क्षण, जीवन का एक ही लम्हा, एक भी ऐसा दृश्य नहीं है जहां संगीत ना हो। कहते हैं कि पानी की कलकल में संगीत है, हवा के बहाव में संगीत है, संगीत हमारी सांसों में है, संगीत हमारे प्राण में है, संगीत इस धरा में है, संगीत इस अंबर में है, सब जगह संगीत है। तो आज हम बात करेंगे संगीत के अपने खास मेहमान के साथ में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अश्विना रांगड़ेकर जी। डॉक्टर अश्विना रांगड़ेकर जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। नमस्कार। डॉक्टर अश्विना जी, आज हम बात कर रहे हैं संगीत की, चूंकि आप का जो क्षेत्र है जिसमें आपने अपने जीवन को समर्पित किया है जी। संगीत के क्षेत्र के लिए, जी। संगीत का जो क्षेत्र है, संगीत सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आपने अपने जीवन को जो समर्पित किया है संगीत के लिए, जी। तो क्योंकि कई बार होता है कि हम देखते हैं किसी की अभिरुचि खेल में होती है, खासतौर से महिलाएं देखती हैं तो महिलाओं को कहीं पाक कला में कि वो बहुत अच्छी रेसिपी जानती हैं, लेकिन आपने अपने जीवन के उद्देश्य को या अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए संगीत ही क्यों चुना आपने? क्योंकि संगीत मुझे अपने परिवार से ही मिला है। मेरी माँ की ओर से संगीत मिला है मुझे, और बचपन से ही मैं संगीत में ही संस्कार मुझे मिले हैं। तो यहाँ भोपाल आकाशवाणी में बाल सभा से ही मैं गाती थी। जी। प्रोग्राम जी। बाल सभा में जाते थे और एक गीत गा के आते थे बस। उसके बाद फिर युवावाणी, फिर लाइट म्यूज़िक का ये दिया, और चूँकि शौक़ था म्यूज़िक का तो विषय भी मैंने संगीत को ही अपने एजुकेशन में विषय के रूप में चुना। उसमें बीए किया यही नूतन गर्ल्स कॉलेज से, जहाँ पर मैं बाद में खुद वहाँ पर प्रोफेसर बनी। नूतन गर्ल्स कॉलेज में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, और एमए भी मैंने म्यूज़िक में ही किया, वोकल म्यूज़िक में, विक्रम यूनिवर्सिटी से। मेरिट में फर्स्ट पोजीशन थी मेरी। जी। तो संगीत आपने चुना, और संगीत जब आपने चुना और संगीत को लेकर के यदि हम देखें कि आपने जीवन का जब उद्देश्य चुना कि मुझे संगीत के क्षेत्र में जाना है, कई बार होता है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य चुनते हैं और एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद पाते हैं कि उस क्षेत्र में, उस विधा में यदि हमने चुना था तो कोई गलती तो नहीं हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गलत लाइन ले ली थी अपने कैरेक्टर चुनने के लिए या अपना कैरियर बनाने के लिए। आज जब आप अपना पूरा जीवन संगीत को दे चुकी हैं जी, और आज जिस मकाम पर हैं, आपको क्या लगता है आपका फैसला कितना सही था संगीत को चुनने का? 100% सही था मेरा फैसला। और पूरा जीवन, वाकई में आप जैसे बोल रहे हैं, मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पहले तो संगीत की शिक्षा ली, और बाद में फिर खुद इस एजुकेशन लाइन में मैं संगीत की आई। जी। और मैंने 81 में मैंने एमए किया वोकल म्यूज़िक में, और तुरंत 82 में मेरी जॉब रतलाम में हायर एजुकेशन में म्यूज़िक लेक्चरर के रूप में लग गई थी। तो 82 से लेकर मेरा पूरा जीवन संगीतमय रहा, सीखने सिखाने का। और अभी 2019 में ही मैं नूतन गर्ल्स कॉलेज से एज ए प्रोफेसर और एचओडी म्यूज़िक रिटायर हुई हूँ। आपके जीवन के संगीत के क्षेत्र में यदि देखें तो उपलब्धियां क्या रही हैं, वो कौन सी उपलब्धियां हैं जो संगीत के क्षेत्र में जाने के बाद आपको प्राप्त हुई हैं, और वो उपलब्धियां कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले हैं? क्योंकि हमें जैसे पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आपको एक अवार्ड दिया है। इसके अलावा जीवन की उपलब्धियां क्या हैं आपकी? मैं बताऊँ तो मोदी जी ने जो रामचरितमानस के लिए हमें ये दिया है, भोपाल आकाशवाणी कलाकार के रूप में। 70 से 80 के दशक में भोपाल आकाशवाणी से एक मानस गान प्रसारित किया जाता था। उसमें भोपाल आकाशवाणी के कलाकार थे, और उन सभी को, कलाकारों को उन्होंने प्रधानमंत्री निवास पर बुलाया, आमंत्रित किया, और सबको उन्होंने सम्मानित किया।
उसमें मैं भी बिल्कुल। एक थी। बिल्कुल चूंकि आप उसमें शामिल थे जी और चूंकि रामचरितमानस हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, हमारी बहुत कम उम्र थी जब हम आकाशवाणी पर वो रामायण रामचरितमानस का गायन सुना जी करते जी थे जी और अलग अलग धुनों में, क्योंकि जी। उस समय एक धुन जब आती थी कि भरत चले चित्रकूट हाँ जी राम हाँ को जी, मनाने। बहुत जी अच्छी धुन थी वो। जी बिल्कुल, उस धुन पर भी हाँ हमने हाँ रामचरितमानस सुना हाँ जी है। हाँ जी तो आज जब आप अपने आप को यहाँ पाते हैं, जो अवार्ड्स आपको मिले हैं, जी। हम इस विधा को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र में और लोग अभिरुचि लें, उसके लिए आपने अपने जीवन में क्या किया और आपके सिखाए हुए लोग आज कहाँ हैं? हाँ, मैं समझती हूँ कि भले हम कोई सा भी संगीत विधा को अपनाए, पर शास्त्रीय संगीत जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो उसका प्रारंभिक नॉलेज सभी को ज़रूरी है। जैसे आजकल फिल्म संगीत भी बहुत जी चल पड़ा है, हाँ कराओके ट्रैक पे लोग गाते जी हैं, जी ग्रुप बने काफ़ी सारे, जी व्हाट्सएप ग्रुप। तो वो लोग शौकिया कलाकार हैं भले, पर मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप लोग थोड़ा शास्त्रीय संगीत का नॉलेज, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप लोग ज़रूर ले। और मेरी दो शिष्याएं जो हैं वो रियलिटी शोज़ में, एक सौम्या शर्मा है विदिशा से, वो स्टार प्लस का एक दिल है हिंदुस्तानी आता था, उसमें सेकंड रनर अप रही है। और यहाँ भोपाल की ही राधिका मिश्रा है, वो कलर्स के राइजिंग स्टार में होके आई है, जो पूरे एमपी से केवल उसी का सिलेक्शन हुआ था। और जी टीवी के सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में भी इन दोनों का सिलेक्शन हुआ और ये लोग मतलब टॉप 10 तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। आपने जिनको सिखाया उन्होंने भी एक मकाम हासिल किया है और जी वो अपने क्षेत्र में उस विधा को लेकर के आगे बढ़े हैं। जी एक जिज्ञासा है मेरी कि हमने पुराना जो संगीत था, हमने वो भी सुना है कि जब फिल्मों में जो संगीत आया करता था जी। तो उसमें राग हुआ करते थे, रागनी हुआ करती हाँ थी। जी। आज हम रैप के ज़माने में चल रहे हैं। उस ज़माने के संगीत को और आज के वर्तमान के संगीत को आप कहाँ पाती हैं कि क्या भेद है और क्या अंतर? संगीत तो ये भी है, संगीत वो भी बिल्कुल है, तो बिल्कुल। इन दोनों संगीत में कितना अंतर पाती हैं आप? बहुत अंतर है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि उस समय के जो संगीतकार थे वो भी शास्त्रीय संगीत को, भारतीय संगीत को जी तवज्जो देते थे। और सिंगर्स भी ऐसे थे कि जो खुद सीखे हुए थे और वो उसके कारण उनके गायन में निखार आता था। जी और इसी बात पे मैंने लता मंगेशकर जी, उनके ऊपर एमआरपी किया है, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट। तो विषय मेरा यही था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में लता मंगेशकर का योगदान, हिंदी चित्रपट संगीत में पार्श्व गायन के माध्यम से विशेष अध्ययन। जी तो उनके गीतों पर वो मैंने रिसर्च किया है, जो रागों पर आधारित है, अलग अलग। जी। तो जी आपने लता जी का नाम लिया है, स्वर साम्राज्ञी रही हैं जी और कहते हैं कि ना भूतो ना भविष्यति, जी उनके जैसा ना पहले कभी हुआ है ना कोई हो सकता है, क्योंकि जितना उन्होंने समर्पण किया है संगीत के प्रति, तो आज संगीत ने उनको वो दिया है कि उनके ना रहने के बाद भी वो हमारे हृदय में, हमारे कंठ में या जी हमारे मानस में कहीं ना कहीं जीवित हैं। आज जैसा आपने कहा कि रागों पर आपने रिसर्च किया जी है, जब हम पहले के गाने सुना करते थे तो जो उद्घोषक हुआ करते थे, आकाशवाणी की ही बात जी। करें तो उद्घोषक बताया करते थे कि ये इस फिल्म का गाना है, इन्होंने लिखा है, इन्होंने संगीतबद्ध किया है इनका, और ये इस राग का गाना हाँ है। जी हाँ जी। वर्तमान के गानों में तो वो राग देखे ही नहीं दिखते जाते ही हैं, नहीं, तो दिखते ये ही नहीं। ये जो सम्मिश्रण हुआ है, हाँ। ये सम्मिश्रण संगीत के लिए कितना अच्छा है? नहीं, मुझे लगता है कि वो जो शास्त्रीय रागों पर आधारित है, जी उससे क्या भारतीय संगीत के करीब जाएंगे श्रोता, जी क्योंकि वो भी नॉलेज होना चाहिए श्रोताओं को। संगीत सरिता एक जो आता है जी प्रोग्राम, हाँ उसमें मतलब देते हैं एक शास्त्रीय संगीत का कोई वोकल पार्ट देते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंटल देते हैं, और उसके साथ साथ फिर एक फिल्मी गाना भी देते हैं जो किसी राग पर आधारित होता है। जी। तो यहाँ हम देखते हैं कि संगीत वो संगीत भी था, आज का वर्तमान संगीत भी है, क्योंकि आप केवल शास्त्रीय संगीत में नहीं या केवल ख्याल गायकी में नहीं, बल्कि आप उपशास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत में भी आपकी अभिरुचि है। आप गीत भी हैं, गज़ल भी हैं, भजन भी हैं, यहाँ तक कि आप दादरा और कजरी भी आप गाती हैं। जी मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो ख्याल, ख्याल के बाद में ठुमरी, फिर दादरा, फिर कजरी, और सुगम संगीत की बात करें तो भजन की या इसमें इन चीज़ों को साधारण तरीके से किन को ज़्यादा सीखा, अच्छे बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है? ख्याल गायकी को बेहतर सीखा जा सकता है कम प्रयास में, क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता जी है जी। कि बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़े, तो ख्याल अच्छे से सीखा जा सकता है या फिर सुगम संगीत या फिर उपशास्त्रीय संगीत?
देखिए, कहने को सुगम संगीत है, पर गाने में वो बहुत दुर्गम है। जी सही कहा उसको आपने। दुर्गम संगीत, क्योंकि सुगम संगीत में भी शास्त्रीय संगीत का पुट तो आता ही है। जी वो उसमें जो बारीकियां होती है हम्म उसके सुगम संगीत में, जी कुछ खटके, जो शास्त्रीय संगीत के ये शब्द है, जी खटका है, मुर्की है, जी मींड है, हाँ तो इन सब जो शास्त्रीय संगीत में उपयोग में लाई जाती हैं जी बातें, जी वो सुगम संगीत में, फिल्म संगीत में भी उसका उपयोग होता ही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि शास्त्रीय संगीत उसमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ख्याल गायन में तो पूरा जिंदगी निकल जाती है। जी ख्याल गायन के लिए तो बहुत समय चाहिए, कई लोगों के लिए तो साधना चाहिए, ख्याल गायन तपस्या है ख्यालों वो। की चीज हो जाती है कई ख्याल, लोगों सही बात है, सही बात है। ख्याल इतना ख्यालों में चूंकि आपसे हम तवारुफ हैं और आप हमारे साथ उपस्थित हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ख्याल गायन का कोई एक ऐसी प्रस्तुति जो मानस पटल पर छा जाए, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप प्रस्तुत करें ख्याल जी, गायन की। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जी मैं कंपोजर भी हूँ। अरे बहुत सुंदर। जी, तो जी मैं शास्त्रीय संगीत की जो कंपोजिशन है, शब्द रचना और स्वर रचना, जी वो दोनों मैं खुद ही करती हूँ। बहुत सुंदर। उसके साथ साथ सुगम संगीत के भी करती हूँ, गीत, गजल, भजन, देशभक्ति गीत सब। पर आपको एक मेरी कंपोजिशन सुनाती हूँ। जी बिल्कुल स्वागत है, हम वो चाहेंगे कि हमारे दर्शक आपकी कंपोजिशन उसकी, को सुने, जी, बिल्कुल सुने। शब्द और स्वर रचना मेरी ही है। जी बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल स्वर लगा लूँ। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। ये एक संगीतकार की पहचान है कि वो जब कोई भी गीत शुरू करते हैं तो उन्हें स्वर, वो पहले अपने मानस में अपने उसमें स्वर बिठा लेते हैं। मालकोस में एक बंदिश है, जी एक ताल मध्य लय में। जी आ आ क्या शिव 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 जय महाकाल शिव, जय महाकाल शिव, गौरीपति शिव 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 तीन नेत्र भस्मांग, तीन नेत्र भस्मांग, गले रुंड मुंड माल, गले रुंड मुंड माल, हस्तक डमरू विराज, हस्तक डमरू विराज, मस्तक गंगा विराज, जटा जूट धारी धारी धारी, शिव 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 शिव। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। थैंक यू। और जैसे कि आपने उल्लेख किया कि राग मालखोंस का था, तो जैसे ही आपने आलाप शुरू किया
तो राग मालखोंस की जितनी बंदिशें हैं, कुछ बंदिशें मेरे जहन में आ गई, कहीं जी। आप मन तड़पत हरि हाँ दर्शन जी, को जी, आज ये जी, तो नहीं बिल्कुल। गाने वाली हैं, या फिर राम जी का जो रफ़ी जी का गाया हुआ है हाँ, वो तो नहीं है, क्योंकि जैसे आपने उल्लेख किया कि आलाप लिया, तो हुँ। मालखोंस की जितनी बंदिशें हैं वो मेरे जहन में आ गई कि कहीं आप ये तो नहीं गाने वाली हैं। हालांकि जो आपने बताया कि ये आपकी स्वर रचना है और संगीतबद्ध भी और आपने शब्द किया है। रचना भी जी मेरी है। बिल्कुल, शब्द रचना भी आपकी है और स्वर जी। रचना भी आपकी है। और ये एक कलाकार की पहचान होती है। और उस कलाकार, वो कलाकार, क्योंकि कलाकार तो बहुत सारे होते हैं जो खुद को कलाकार कहते हैं, लेकिन वास्तव में कलाकार वो होता है जिसे कला स्वयं आत्मसात करती है। और ऐसी ही एक कलाकार से आज हम रूबरू हैं। हमारे दर्शकों को संगीत के विषय में आप और क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसे सीखें, क्योंकि आज हर कोई, पहले ये था कि ये एक शौकिया दायरा हुआ करता था कि लोग शौक में मनोरंजन के लिए संगीत का सहारा लिया करते थे। आज संगीत कैरियर बनाने का मकाम आ चुका है कि जहां लोग संगीत में कैरियर बनाते हैं। जी। क्योंकि हम देखें मध्य प्रदेश की वो धरा जहां से तानसेन जैसे कवि गए हैं, तानसेन जैसे संगीतकार वहां से गए हैं और उन्होंने कई रागनियों को जन्म दिया है। तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि यदि हमें संगीतकार बनना है, कलाकार बनना है, तो समर्पण का भाव क्या होना चाहिए, मेहनत कैसी होनी चाहिए? समर्पण का भाव तो यही कहना चाहूँगी कि नियमित रूप से अभ्यास होना चाहिए। ये नहीं कि हमने थोड़ा-सा सीख लिया तुरंत, जैसे कि आजकल बच्चे भी चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं उनके कि थोड़ा सिखाने के उनको मंच चाहिए। जी। तो मंच ऐसे ही नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत नियमित अभ्यास, रियाज़, रेगुलर और किसी गुरु के पास जाकर थोड़ा-सा सीखना पड़ता है। बिल्कुल। प्रारंभिक ज्ञान तो भी उसका लेना पड़ता है। शुरू के अलंकार है, पलटे हैं, आरोह अवरोह है, वो गले में उतार चढ़ाव के लिए बहुत बिल्कुल। वो उपयोगी होते हैं। ऐसे नहीं कि हम बहुत ख्याल गायक बन जाए, हाँ। कि उसके लिए तो पूरा जीवन, पूरा तपस्या लगती है। बिल्कुल। पर फिर भी यदि शौकिया भी गा रहे हैं, हम्म। सुगम संगीत या फिल्म संगीत भी गा रहे हैं, जी। तो भी उसके लिए भी आपको शास्त्रीय संगीत का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। थोड़ा उससे आपका सुर, ताल सब व्यवस्थित आप बराबर। रूप से गा सकते हैं। आपने आरोह और अवरोह की बात की, जी। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे हमारे दर्शक जो संगीत की विधा में नए-नए आ रहे हैं, हाँ। उन्हें पता भी नहीं होता कि आरोह क्रम क्या होता है और अवरोह क्रम क्या होता है। तो मैं जी। चाहूँगा कि एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएँ कि आरोह क्रम सरगम के माध्यम से जी, और जी। अवरोह क्रम। तो जो स्वरों का समूह होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जो जाता है, सारे गम पद नि सा हम लोग गाते हैं, वो जी। नीचे से ऊपर जाता है, उसको आरोह बोलते हैं। और ऊपर से नीचे जो स्वर आते हैं समूह, सा नि ध प म ग रे सा, वो अवरोह होता है। और नीचे से ऊपर जो सारे गम पद नि सा होता है वो आरोह होता है। बिल्कुल सही कहा कि वो जो क्रम है संगीत का, जो स्वरों का समूह है, गा वह, के बताओ। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप गा के बताएँ कि थोड़ा इसलिए जी, मैंने कहा जी। स्वर नहीं, नहीं, लगा बिल्कुल लो। स्वर ले लीजिएगा आप बिल्कुल। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो ये ऊपर से जी। नीचे जो नीचे आए वो बिल्कुल, अवरोह बिल्कुल। हुआ। जी, बिल्कुल। और नीचे से ऊपर जो गए बिल्कुल। सारे ग म प ध नि सा, ये आरोह है। जी। और सा, सा सा नि ध प म ग रे सा। पर ये बात भी बता दूं आपको जी, जी। कि हर एक राग में ये सारे ग म प ध नि सा और सा नि ध प पूरे सारे स्वर नहीं लगते। नहीं लगते हैं नहीं बराबर, लगते। बिल्कुल। अब वो बड़ा विस्तृत विषय है वो एक अलग जातियों अलग का, बिल्कुल एक अलग अलग विषय, विषय है। बिल्कुल, क्योंकि वो आप जब शब्द में जाएँगे, स्वरों के समूह में जाएँगे तो एक पूरी वो संरचना मिलेगी हाँ, वो आपको। एक राग जाति होती जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें मेन जातियाँ होती है 3, संपूर्ण, षाडव और ओरडव। जी। उसके आरोह अवरोह के आधार पर ही वो सारी जातियाँ बनती है। बराबर। और वैसे ही स्वर उन रागों में लगते हैं तो राग बनता है। एक अंतिम प्रश्न और मेरे मन में जी। है, क्योंकि जब हमने संगीत को सुना है, तो जी। हमने लोगों को सुना है कि वो इस घराने से हैं, वो इस घराने से हैं, अलग-अलग घराने हुआ करते थे। अब एकेडमी हो गई हैं, जी। अब क्लासेस हो गई हैं। जी। क्योंकि घराने से सीखा हुआ जो व्यक्ति होता था कि वो सरगम सीखने से पहले हम्म, कई महीने तक या एक लंबा समय तक तो वो केवल सुनने में बिताते थे। बिल्कुल सही। अब तो जैसा आपने भी कहा कि बच्चे भी चाहते, अभिभावक भी चाहते कि जरा सा सीखा और मंच मिल हाँ, जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब चूंकि घराने सुनने नहीं आते हैं, हाँ जी। हैं कुछ घराने ज़रूर ऐसे हैं कि जहाँ जो बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर हैं, जी। लेकिन कुछ घराने आज भी जीवित हैं।
तो अब जब चूंकि घरानों का ये जो चलन है लगभग खत्म सा होने चला जी, है, तो जी, ऐसी स्थिति में संगीत कैसे जिंदा रह पाएगा? मैं उस संगीत की बात कर रहा हूँ जिससे दिए जल जाते हैं, वो संगीत की बात कर रहा हूँ जिससे बारिश हो जाती है। जी। जब घराने अपने अवलंबन की तरफ हैं, तो फिर ये संगीत कैसे जीवित रहेगा? नहीं, जीवित तो रहेगा। एक्चुअली घराने से थोड़ा घरानेदार गायकी तो बहुत उनकी अपनी विशेषताएं होती है, पर उसके साथ साथ उसकी पाबंदियां भी हुआ करती थी। तो वो जन जन तक नहीं पहुंचता था, क्योंकि घरानेदार गायकी में वो लोग गुरु शिष्य परंपरा में वो लोग केवल अपने ही घराने के शिष्यों को सिखाते थे। दूसरे घराने के लोगों को उनका संगीत सुनना भी नहीं था कि नहीं वो था, नहीं गाया मन करते हाँ थे। नहीं हाँ, गाते थे ना हाँ, सुनते थे। हाँ। पर विष्णु नारायण भातखंडे जी जो है, जी, उन्होंने ये संगीत को घराने से अलग बाहर की लाया, बिल्कुल, अलग बिल्कुल लाया सही उन्होंने। कहा। हाँ, तो उनकी बहुत बड़ी ये देन है हाँ, कि ये संस्थाओं में संगीत शिक्षण संस्थाओं में जी, बाहर म्यूजिक आया जी, और कर रहे हैं। बिल्कुल, इंस्टीट्यूशंस में भी प्रयास हो रहे हैं। बिल्कुल। मतलब वो लोग भले घरानेदार गायक तो नहीं बन सकते, पर एक गायक बन सकते हैं। गायक बन सकते हैं। उनको बिल्कुल। मतलब एक जो एक भारतीय संगीत क्या है जी, जी। उसका नॉलेज तो होता बिल्कुल, ही है। सही कहा। और चूँकि जो विष्णु नारायण जो भातखंडे जी की उपलब्धि रही है कि जी, वो गायकी को, संगीत को घरानों से बाहर लाया, और आज यही है कि आज उन्हें हम समझते हैं, क्योंकि संस्कारधानी जबलपुर में विष्णु नारायण भातखंडे जी के नाम पर संगीत विद्यालय है, जी, और उसी संगीत विद्यालय में हज़ारों विद्यार्थी सीखते हैं जी, और संगीत को, उस परंपरा को उस हुँ, जीवित रखने का काम करते हैं। जी, हालाँकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि इस चर्चा को विराम दिया जाए, क्योंकि आपसे सुनना, आपके संगीत के अनुभवों को जानना, निरंतर प्रयास जारी है, जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, किंतु समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। जी। डॉक्टर अश्विना जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देश न्यूज़ पधारने के लिए और हमारे दर्शकों को सारगर्भित जानकारी देने के लिए। जैसा कि संगीत की बात है, प्रारंभ में कहा कि संगीत हमारी सांस में है, संगीत हमारे जीवन में है, संगीत हमारे चलने में है, संगीत हमारे बोलने में है, संगीत हमारे उठने में है। हम सांस लेते हैं तो संगीत है, और हमेशा कहा जाता है कि चाहे वह पक्षियों की का कलरव हो, झरने का पानी के गिरने का संगीत हो, हवा के बहने का संगीत हो, आपके गिरने का संगीत हो, आपके उठने का संगीत हो, वो संगीत जो आप महसूस करते हैं, वो संगीत जो आपको ज़िंदा रखता है, वही संगीत है। क्योंकि संगीत, जैसा कि मैडम ने भी कहा कि घराने अलग हो सकते हैं, गायकी अलग हो सकती है, पर संगीत का माध्यम केवल एक होता है, और संगीत वो जो आत्मा से निकले, संगीत वो जो आत्मा तक पहुँचे, संगीत वो जो आत्मा को ओत-पोत कर दे। हालाँकि जैसे मैंने कहा कि हम इस चर्चा से संतुष्ट नहीं हैं, फिर आग्रह करेंगे मैडम से कि वो पुनः पधारें और हमारे दर्शकों को पुनः संगीत की विधा से संबंधित जानकारियाँ दें। किंतु हमारे आज के खास कार्यक्रम देश की बात, देश न्यूज़ के साथ में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और शख्सियत के साथ आपसे रूबरू कराएँगे। तब तक बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।